क्या सफाई करते? ठीक से बोलो, मास्क उतार के बोलो लाउडली। क्या दब चुका है? क्या दब चुका है? कहाँ दब चुके हैं? ठीक है, और क्या बोलना चाह रहे हैं? और जब वो W पत्तों पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहां से बीज होता है। आप बताइए। क्लास अटेंड तो किए होगे ना? ब्लैंक मत देखो, एग्जाम तुमको देना है। डोंट लुक एट मी लाइक दैट। ऑलराइट, आप नोट्स बना लीजिए, हम बोलना जो बोलना चाह रहे हैं आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम ओ टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शेली, राइट? और यू वोंट रिमेंबर। These lines are from Ode to the West Wind by P.B. Shelley. ए आंसर कर रहे हैं हम लोग। From drive my dead thoughts till spring be far behind. We are explaining this line. The author is requesting the west wind. Yeah? These lines are taken from Ode to the West Wind by P.B. Shelley. The author is requesting the west wind. ऑथर वेस्ट विंड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे भी ख्याल एक बार रिपीट फिर से कीजिए। हेलो, द ऑथर मैं बता रही हूँ, आप लिखिए ना। इन शब्दों में ऑथर ने क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं हम। और उतनी तो इंग्लिश आप कर ही लेते हैं ना। कॉमा फुल स्टॉप के चक्कर में मत पड़िए, आपको जैसे समझ में आ रहा है आप लिखिए। रटने वाली इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे हम। मैं बताऊंगी इस तरह से कि आपको समझ में आ जाए। तो ऑथर रिक्वेस्ट कर रहा है वेस्ट विंड को। वेस्ट विंड बहुत स्ट्रांग है, तो इस बात को पहले कह चुका है। और ये लास्ट क्लास का पैराग्राफ से आखिरी का है। जब वो रिक्वेस्ट करें, बहुत सारे रिक्वेस्ट उन्होंने किया हुआ है, इसके पहले भी आग्रह है, बहुत रिक्वेस्ट है। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि तुम बचपन में मैं तुम्हारा कंपेटिटर था, तुमसे कंपीट करता था, तुमसे मैं तेज भाग सकता हूँ, लेकिन अब मैं तेज नहीं भाग सकता। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी ताकत क्या है। तुम तो अनकंट्रोलेबल हो, तुमको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो इसके पहले रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, और अभी लास्ट में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे ख्याल जो कि अब बेकार हो गए, नए कुछ शब्द नहीं आ रहे, इसलिए कि पूरा जो डेड लीव्स है, जैसे डेड लीव पड़े रहते हैं, वेस्ट विंड नहीं आएगा तो पत्ते वहीं पड़े रहेंगे, तो नए फूल नहीं खिलेंगे। जो वेस्ट विंड के आने से
उन बीजों को, उन पत्तों को वेस्ट विंड उड़ा के ले जाता है, पहला पैराग्राफ है, उस सबको ले जाता है और कहीं कहीं बिखेर देता है। कुछ तो नष्ट हो जाते हैं, कुछ पानी में गिर गए, कुछ नष्ट हो गए, और कुछ कहीं दूसरी जगह पे जमीन पे जा करके वो छोड़ देता है, और वहां पर फिर नए फूल खिलते हैं वसंत ऋतु पे आने पे, न्यू बिगिनिंग हो जाता है उनका। यहाँ से बीज उठाया, उड़ा करके ले गया, और पत्ते ऐसे भागते हैं जैसे कि भूत को देखे कोई भाग रहा है, इतनी तेजी से वो ले जाते हैं वेस्ट विंड, और उन सारे बीजों को, पत्तों को और कहीं बिखेर देता है, और वसंत ऋतु तक, पूरे विंटर तक वो वहीं सोया रहता है। ऑथर ने डिस्क्राइब किया वाटरी ग्रेव में उनकी वो ग्रेव हो जाती है, सीड मर गए, मरे हुए पत्ते, मरे हुए बीज हैं, सूखे मतलब मरे हुए, और उनको उड़ा के ले जाते हैं, दूसरे कहीं दफना देते हैं, मतलब उनकी डेड बॉडी को वहां दफन कर देते हैं, और वो तब तक सोए रहते हैं जब तक कि बसंत ऋतु नहीं आता, और बसंत ऋतु के आते ही फिर फूल खिलते हैं। उसी तरह से इनके इनके जो माइंड में, जहन में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो किसी काम के नहीं है, विचार है मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, और जगह ही नहीं है, जगह खाली हो तब तो नए विचार आएंगे, लेकिन उनके दिमाग में भी बहुत सारे डेड थॉट्स हैं, ड्राइव माय डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स। तो जिस तरह से तुमने उन पत्तों को नई दिशा दी है, नई जिंदगी दी है, यहाँ से उड़ा के तुम वहां ले गए, फिर वहां फूल खिले, उसी तरह से मेरे भी दिमाग में जो डेड लीव्स हैं, जो डेड विचार हैं, डेड थॉट्स, उनको भी तुम आओ और उनको भी ले जाओ, हटा दो और बिखेर दो यूनिवर्स में, और पूरी दुनिया में उसको बिखेर दो। उसी तरह से जिस तरह से तुमने बीज को उड़ा करके तुम्हें नए फूल खिलाए, तुमने वहां पहुंचाया, फिर बसंत ऋतु जो तुम्हारी सिस्टर है, वो कहते हैं बसंत की जो हवा है, जो स्प्रिंग जो का जो ब्रीज है, वो बोलते हैं इसकी सिस्टर है, जो कि नीले रंग की होती है, एजर ब्लू। तो बसंत ऋतु की जो हवा है, जो वो उसकी इनकी वेस्ट विंड की बहन बना देते हैं उसको, कि तुम्हारी बहन जब आती है और अपने धुन बजाती है जब, तो फूल खिलते हैं और पूरे वातावरण में खुशबू महक जाती है। तो सिर्फ उससे ठीक उसी तरह से टेक माई डेड थॉट्स अवे एंड स्प्रेड टू द यूनिवर्स, ताकि फिर नए विचार आए, और जैसे नए फूल खिलते हैं तो नए विचार आएंगे, नई दिशा आएगी, नई कविता आएगी, नई पोइट्री आएगी जो लोगों को जगाएगी। और पीबी शैली क्रांतिकारी पोएट थे, उन्होंने ऐसा लिखा कि चलो टू इंस्पायर ह्यूमन बींग्स, मेरी कविता पढ़ के, मेरी पोइट्री पढ़ के लोग इंस्पायर्ड होंगे, ये धरती जो सो रही है, लोग जो सो रहे हैं, जिस तरह से धरती जाग जाती वसंत के आने पे, उसी तरह से लोग सो गए हैं, उनको जगाना है अपनी पोइट्री से। क्रांतिकारी लोग ऐसी बातें लिखते हैं कि पढ़ के आप में जोश आ जाता है, तो वो भी चाहते हो ऐसे ही मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख पा रहा हूँ इसे, बहुत अभी तुम उड़ा के जब तक नहीं ले जाओगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज टेक दिस थॉट्स अवे एंड स्प्रेड इन द वर्ल्ड, सो दैट देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग, एंड सो दैट द पीपल हु आर स्लीपिंग उनको एक नई दिशा मिले, और अवेकन द यूनिवर्स, मतलब जो जगा दे इंसानों को। ये 3 लाइन का समझ गए एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, scatter as from an unextinguished hearth। unextinguished का मतलब होता है जो राख जो हम लोग जो जलाते हैं, हवन करते हैं हम लोग, आप जानते हैं जो जलाते हैं, तो राख जो बुझ जो बुझी हुई जो राख जो आग जो है, तो बोलते हैं कि वो अनएक्सटिंग्विश्ड, जो कि उसमें अभी भी उसमें चिंगारी है। तो थोड़ा सा अगर राख को हवा दे दोगे तो फिर चिंगारी वहां से फिर से आग लग सकती है। तो बोलते हैं अनएक्सटिंग्विश्ड, जो कि बुझी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर ऐसा बहुत कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन सब राख के ढेर में सब है, और तुम उसको उड़ा के ले जाओगी तो फिर वो फिर से प्रज्वलित हो जाएगा, और फिर मैं फिर से लिखूंगा। हर्थ का मतलब होता है चूल्हा, आग। एशेस एंड स्पार्क मतलब राख में चिंगारियां भी हैं। माय वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, और ये चिंगारी, ये राख जो उड़ेगी तो मेरे शब्द लोगों तक पहुंचे, मेरी कविता लोगों तक पहुंचे। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ, तो ये बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ, और फिर जो मैं जो कहना चाहता हूँ तुम उसको पहुंचाओ दुनिया तक। हाँ,
स्कैटर बिखेरना। तो इन सिंपल लाइन, take my thoughts away and spread it to the universe in the same way like you have scattered the seed, you have driven the leaves, and we get new flowers in springtime. Similarly, drive my thoughts away so that there will be new poetry which will be reaching the human being. Simple. The last two lines have always been very important. मैंने कहा भी था कि ये दो तीन लाइनें हैं जो कि बहुत ही important है हमेशा. The trumpet of a prophecy, O wind. If winter comes, can spring be far behind? और फिर ऑथर ने कहा है तुम सूचना देती हो. वेस्ट विंड प्रोफेसी होती है, तुम सूचना देती हो कि अभी पतझड़ आ गया है, तुम्हें सूचना दोगी तो विंटर आएगा, और तुम्हें विंटर में सूचना देती हो कि आगे आने वाले स्प्रिंग भी बहुत दूर नहीं है, स्प्रिंग सीजन भी जल्दी ही आने वाला है. द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करती हो वो विंड कि अगर विंटर तो आ चुका है फिर भी बसंत ऋतु दूर नहीं. इसका मतलब पोएट समझाना चाहते हैं हर एक बिगिनिंग का एक एंड होता है. उन्होंने जिक्र भी किया है कि साल का अंत हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है. तो एवरी एंड हैज अ बिगिनिंग. एक साल बीतता है, न्यू आ जाता है. एवरी एंड हैज अ बिगिनिंग एंड एवरी बिगिनिंग हैज एन एंड. लेकिन उन्होंने कुछ कहा है, कुछ अंत ऐसे होते हैं जिसकी शुरुआत नहीं होती है, जैसे कि डेथ. जब एक पीवी शैली चले जाते हैं तो दूसरे पीवी शैली नहीं आते हैं. तो यही तो है. लिख लोगे? नहीं लिखे कोई तो फिर सुन लेना, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे. ये तो सबके लिए है बिकॉज एग्जाम तो सबका है. ओके, नेक्स्ट लाइन. शायद BSCIT में ये पढ़ाई क्या नहीं, पहले समझा देते ना. अवे आई विल फ्लाई टू दी, कहाँ से लिया हुआ है? Away to the nightingale. Yes, very good. Not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy. Though the dull brain perplexes and retards, already with thee, tender is the night, and happily the queen moon is on her throne, clustered around by all her starry face. क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे हैं किड्स? किड्स क्या बोलना चाह रहे हैं? रोहित, तुम लोग को हुआ है ना? ठीक है, मैंने पढ़ा. These lines have been taken from Ode to the Nightingale by John Keats. पहली बात तो आइडेंटिफाई करना बच्चों को मुश्किल हो जाता है. समरी सिर्फ लिख लेते हैं लोग और फिर समझते नहीं कि लाइंस कहाँ से है. मैंने पहले ही आप लोग कह दिया था, ये रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट जरूर आना है. तो आइदर और है वो करिए या ये कीजिए, आप सब जान लीजिए हमसे. जो अच्छी तरह से लिख पाइए वो लिखिए. So John Keats is the author, is telling the nightingale. हिंदी में पहले बता देते हैं. ऑथर है नाइटिंगेल को बता रहे हैं कि अवे मैं अब तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, तुम्हारे पास उड़ के जा रहा. तुम जहाँ गई हो वो अभी जंगल में, रात हो चुकी है, रात की बात है. The author has entered the night world
The author has entered, रात की बात करते हैं, and he is saying that मैं पहुंच चुका हूं, I want to fly, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, away away, जहां तुम हो वहां मैं आना चाहता हूं, I want to come to you, I want to be with you. लेकिन कैसे मैं आऊंगा, मुझे वाइन की जरूरत नहीं, वाइन के सहारे मैं नहीं आऊंगा. चैरिएटेड के सहारे से, के रथ पे सवार होकर के. मतलब बाकस क्या है, ग्रीक गॉडेस ऑफ वाइन है. बाकस एक नाम है भगवान का, गॉड का, जो कि ग्रीक गॉड है वाइन का. बोले उनकी जरूरत नहीं मुझे है, न वाइन की है, न वाइन के गॉड की है, और ना ही उनके पार्ट्स, मतलब होते हैं उनके कंपेनियन, उनके सहपाठी. तो मुझे जरूरत क्या है, मुझे ना वाइन चाहिए, मैं तुम्हारे पास आऊंगा लेकिन शराब के सहारे नहीं, वाइन के सहारे नहीं, मुझे अब दरकार नहीं है. आई डू नॉट नीड एनी वाइन टू कम टू यू, neither do I need any help of the Greek god of wine, nor his companions. तो मैं कैसे आऊंगा? But I want to come on the viewless pose of wings of poesy. मैं पोइट्री के सहारे से आऊंगा, मैं अपनी पोइट्री के मार्फत से, I will take the help of my poetry, I will take the help of my imagination. पर पोइट्री का कोई पंख नहीं होता है. व्यूलेस विंग्स मतलब पोइट्री का कोई पंख नहीं है, और मैं अपने पोइट्री के सहारे तुम तक पहुंचूंगा. लेकिन वो ये भी कहते हैं, बट ही सेज दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, लेकिन अभी मेरा माइंड बहुत डल हो रहा है और मुझे स्लो कर दे रहा है. मैं लिटरली थोड़ा स्लो हो जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सुस्त हो गया हूँ. और फिर वो कहते हैं ऑलरेडी विद दी, और अब मैं वहां पहुंच चुका हूँ. द पोएट इज सेइंग दैट ही हैज रीच्ड द प्लेस where he can see the nightingale. And then he's talking about the night. Tender is the night. It is night time. Tender का मतलब होता है कोमल, मतलब रात अभी शुरू ही हुई है. It is, the poet has entered the night world in the forest. कहाँ पर है? फॉरेस्ट में. और वो देख रहे हैं कि चांद भी है पूरी बस्ती पे, और चांद को इन्होंने क्वीन बनाया है. और वो कह रहे हैं कि क्वीन मून जो है खुशी से अपने थ्रोन पे बैठी है, अपने सिंहासन पे बैठी है. And happily the queen moon is on her throne. तो आकाश में चांद नजर आ रहा है इनको, और वो कहते हैं वो एक रानी की तरह बैठी है, clustered around with her starry face. और उनके आसपास जितने तारे हैं वो उनके रानी के अटेंडेंट हैं. फेज मतलब अटेंडेंट. तो ये है Go to the Nightingale का explanation. In simple English, the author wants to fly to the nightingale. The author wants to be with the nightingale. But he does not need any wine. He does not need even the god of wine or his companions. But he wants to reach there through his poetry, through his imagination. But he is upset. His mind has become dull. And he has slow, it is making him dull and slow. And then he says that he has already reached there. It is night time. He sees the moon and the stars. Bas.
So but my brain has become dull now. सुस्त हो गया हूँ मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो गया हूँ, थोड़ा सुस्त हो गया हूँ. परप्लेक्स का मतलब होता है वरीड, एक यहाँ मतलब होता है सुस्त. Perplexed, worried. I am worried. I am not able to write. Mind dull हो गया. तो ए में आपको करना है और नाइटिंगेल का लिखिए या फिर उड़ द वेस्ट विंड का लिखिए. और बी में आपको लिखना है, आप स्टोरी सेक्शन से आ गया, द सेल्फिश जायंट का है. और बी में है द पोस्ट मास्टर. तुम पढ़ो बताओ, कोई पढ़ो बताओ. So these lines have been taken by from the story The Selfish Giant by Oscar Wilde. In these lines, we see that how the giant has changed from selfish to kind. पढ़ो कोई, पढ़ के समझाओ. Read. And the giant's heart maintenance how selfish I have been, he said no. क्या मतलब होता है? That is not And the giant's heart melted. इसका मतलब क्या हुआ? उसका दिल पसीजा, क्यों पसीजा उसका? मुझे बात है कि छोटा सा बच्चा है वो रो रहा है. जब बहुत दिन हो गए थे, उसके यहाँ सिर्फ विंटर ही विंटर थी और मौसम बदला नहीं था. तो एक सुबह वो क्या देखता है कि वो सुनता है कि कोई पंछी कोई गाना गा, म्यूजिक सुनता है, और वो सोचता है ये तो इतना अच्छा कभी सुना नहीं उसने. और फिर वो देखता है वॉल के में एक होल बना हुआ है और बच्चे उसमें क्रीप करके रिंग करके अंदर आ रहे हैं और सारे पेड़ों के टहनियों पे लोग बैठे हुए. सिर्फ एक कोने में एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा है, और वो रो रहा है. और वो इतना ज्यादा रो रहा है, वो पेड़ के चारों तरफ घूम रहा है, वॉन्डरिंग अराउंड द ट्री एंड क्राइंग. व्हाई वाज क्राइंग? बिकॉज ही कुड नॉट रीच द ब्रांचेस. और वहां पर अभी भी विंटर था. उस पेड़ के पास जहाँ वो बच्चा था अभी भी विंटर था वहां पे, इसलिए वो उस बच्चे का स्पर्श नहीं हुआ था पेड़ से. काम से गया. और फिर जब वो देखता है जायंट, बच्चे का रोना देख के उसका हाथ पिघल जाता है. His heart melted after seeing the little boy crying. और फिर सोचता है हाउ सेल्फिश I have been. मैं कितना क्रूएल था, मैं कितना मेरा बर्ताव कितना बुरा था. I was so mean to children. He said, now I know why spring would not come here. और वो क्या एहसास होता है उसको, सही है ना. अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग क्यों नहीं आया मेरे गार्डन में. सही है. एंड वो कहते हैं I will put that poor little boy on the top of the tree. और सोचते कि मैं उस बच्चे को चढ़ा दूंगा पेड़ पे. वो बच्चा जो जीसस क्राइस्ट, अब मैं उसको चढ़ा दूंगा पेड़ पे. और फिर मैंने जो दीवार बनाया है, I will knock down the wall and call the children inside and tell them this garden will be your playground forever and ever. And he was really sorry for what he had done. जो कुछ भी उसने किया था उसके लिए उसे बहुत पछतावा हो रहा था. समझ गए? जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने ये बात कही, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ कैसे कन्वर्ट होता है, किस तरह से क्रूअल जायंट एक. आई थिंक हाँ, सबसे पहले वो लिखोगी बाय द ऑथर का नाम. हाँ, the passage has been taken from the story by नहीं, the passage has been taken from the story The Selfish Giant by Oscar Wilde.
लाइन बाय लाइन बहुत जरूरी है, इस पढ़ना समझना। नहीं तो प्लीज समरी पढ़ो तो नहीं कर पाओगे। चलिए, that's it for today.